हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। फतह सीरीज का डे 29 होगा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं शुरू हुए हैं। ठीक है, तो वो कौन से होंगे, क्या उनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सभी को आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके दो पार्ट होंगे, एक पार्ट आज होगा और एक आपका कल होगा। बेसिक क्वेश्चंस आज भी हो जाएंगे और कल इसके स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी आ जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। लेकिन उससे पहले यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें। देखिए, अगर हम आप सब्सक्राइब करते हैं आपको इसमें कोई लॉस नहीं होता, बट ये हमारे लिए सपोर्ट होता है। तो इस सपोर्ट के लिए आप सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर। तो जो गैर लाभकारी संगठन तैयार करते हैं, क्या तैयार करते हैं वो? क्या वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करते हैं, या ओनली ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करते हैं, या नन ऑफ द अबव? उपरोक्त में से कोई तैयार नहीं करते हैं। तो वो क्या तैयार करते हैं? तो वो तैयार करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को वो तैयार करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये भी देख लेना चाहिए ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या है, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो थोड़ा सा इसकी डिटेल हम देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम थोड़ी डिटेल देखें तो डिटेल में आ रहा है मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसको शॉर्ट में हम एनपीओ भी कह देते हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे कि जो नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं इनको किस नाम से और जानते हैं? इनको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। इट इज़ द ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइजेशन, ये ऐसे संगठन होते हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो सेटअप किए जाते हैं, जिसका निर्माण किया जाता है। किस लिए निर्माण किया जाता है? रेंडर सर्विस, सर्विस देने के लिए, अपने मेंबर को सर्विस देने के लिए, और सोसाइटी को, जो समाज है उसको, उसकी सेवा करने के लिए, या अपने मेंबर की सेवा करने के लिए बनाए जाते हैं। विदाउट अर्निंग प्रॉफिट, इनका प्रॉफिट कमाने का उद्देश्य नहीं होता है। ऑल्दो इट्स एम नॉट अन प्रॉफिट, हाउएवर इट डज नॉट मीन दैट प्रोहिबिटेड और मेकिंग प्रॉफिट। देखिए, ये बात मत समझ लेना यहाँ पर कि ये कहा गया है कि ये प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बने। तो इसका मतलब ये नहीं कि इनको प्रॉफिट नहीं होता, इनको प्रॉफिट होता तो है। प्रॉफिट तो ये मेकिंग करते हैं, लेकिन इनका जो निर्माण है वो ये सोच कर नहीं हुआ कि हमें प्रॉफिट कमाना है। इनका जो उद्देश्य होता है, इनका उद्देश्य होता है कि हमें समाज की सेवा करनी है। ठीक है, इसलिए इनका निर्माण होता है, लेकिन प्रॉफिट फिर भी इनको हो जाता है। लेकिन उस प्रॉफिट को ये खा बांटते नहीं है, खाते नहीं है, उस प्रॉफिट से डेवलपमेंट करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन का। तो जो मेन करेक्टरिस्टिक्स होती है इनकी, जो डिफरेंट करती है इनको प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से, तो वो क्या होती है? तो वो होती है कि ये इनका जो तो प्रॉफिट होता है, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट टू इट्स मेंबर। ये अपने मेंबर में ये प्रॉफिट को नहीं बांटते हैं। बात समझिए, देखिए, अगर तीन पार्टनर पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं और जो भी प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट को ये क्या करेंगे? अपने इन तीनों मेंबर में ये प्रॉफिट को बांट लेंगे। तो ये तो क्या हुआ? ये तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हुआ। लेकिन हम करें नॉट फॉर प्रॉफिट की बात, तो अगर नॉट फॉर प्रॉफिट है आपका, जैसे कौन सा हो सकता है? हो सकता है आपकी कोई सोसाइटी हो। तो अगर वहाँ प्रॉफिट होता है तो वो अपने मेंबर को इस प्रॉफिट को बांटते नहीं हैं। तो ये इनकी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो इन्हें प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से अलग करती है। ठीक है, और इनकी सेपरेट लीगल एंटिटी, नॉट ओन्ड बाय एनी इंडिविजुअल और एंटरप्राइजेस। ठीक है, इनकी सेपरेट लीगल एंटिटी, नॉट ओन्ड बाय, कोई इन्हें एक पर्सन नहीं चलाता है, या कोई इनको एक फर्म नहीं चलाती है। सभी मेंबर यहाँ पर वोट करते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन कौन से होते हैं जो प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से नहीं बनते हैं, तो जैसे आपका स्कूल, हॉस्पिटल, लिटरेसी सोसाइटी, सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट, और आर्ट एंड कल्चर, और क्लब्स। ये जो क्लब्स वगैरह बनाए जाते हैं ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं होते हैं। ये किस में आते हैं? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ये आते हैं। तो क्लियर है ये कि इनको प्रॉफिट तो होता है, लेकिन ये प्रॉफिट अपने मेंबर में नहीं बांटते हैं। ये आपको याद रखना। ये तो हुई बात इनकी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की। अब इसमें साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि अकाउंट कौन कौन से बनाते हैं। पहला जो ये अकाउंट्स तैयार करते हैं वो होता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट।
ठीक है, फॉर द ईयर। ये कैसा होता है, मैंने आपके लिए सामने ये फॉर्मेट भी दिया है, आप इसको देख सकते हैं। लेकिन कुछ ज़रूरी बातें हैं जो इससे रिलेटेड है, जो आपको याद रखनी है। वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब पहली बात वो क्या है, पहली बात ये होता क्या है, तो आपको याद रखना है, ये समरी होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है आपकी समरी, समरी ऑफ कैश। क्या होता है, ये समरी ऑफ कैश होता है। मतलब ये कैश को बताता है कि कहाँ से कैश आया, कहाँ से कैश गया। दूसरा, जो आपने देखा है कि ये बिल्कुल किस लिए बनाया जाता है, कैश का बताने के लिए, रिकॉर्ड के कैश कहाँ से आया कहाँ से गया। और एक बात क्या है इसके बारे में जरूरी, ये जो कैपिटल कैपिटल नेचर के और रेवेन्यू नेचर के जो होते हैं आपके आइटम्स होते हैं, ये उन सबको नहीं देखता। चाहे पैसा कुछ माल बेच कर आया हो, चाहे पैसा आपकी कोई एसेट बेच कर आया हो, ये कोई भी डिफरेंशिएट नहीं करता है। इसके यहाँ तो बस ये है कि पैसा आया है। अगर पैसा आता है कहीं से भी तो उसको लिख देते हैं डेबिट साइड में, रिसीट साइड में। और अगर पैसा कहीं जाता है तो उसको लिख देते हैं क्रेडिट साइड में। अच्छा, ये होता क्या है, ये आपका एसेट अकाउंट होता है। ये भी आपको याद रखना है, कौन सा अकाउंट होता है, ये एसेट अकाउंट होता है। ये इसको क्या बोलेंगे, ये हो गया इसका नेचर। अगर नेचर की बात करें तो इसका नेचर क्या है, एसेट अकाउंट इसका नेचर होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक। नेक्स्ट अगर यहाँ पर देखें, दूसरी बात क्या जरूरी है, यहाँ ये मैंने आपको बता ही दिया कि कैपिटल और रेवेन्यू नेचर ये डिफ्रेंशिएट नहीं करता है। ये तो जो भी पैसा आ रहा है बस यहाँ लिखेगा, जो जा रहा है उसको यहाँ लिखेगा। दूसरा, जब इसकी शुरुआत होती है तो इसकी बैलेंस से शुरुआत होती है, बैलेंस बीडी। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस, कि कैश का कितना बैलेंस है और आपका बैंक में कितना बैलेंस है। और जब इसकी एंडिंग होती है तो ये एंड जो होता है, लास्ट जो होता है, वो भी क्लोजिंग बैलेंस पर होता है। मतलब इसका कुछ बैलेंस भी होता है। ठीक है, तो कितनी बातें थी, क्या होता है, ये एसेट अकाउंट होता है, ये एसेट होती है। ये रिसीट और रेवेन्यू को अलग नहीं करता है। यहाँ तो पैसा आता है और जाता है, ये दिखाता है, ये बताता है आपका कैश कितना है। ठीक है, अब बात ये आती है, क्या यही अकाउंट बनाया जाता है या और भी। देखिए, जो छोटे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो इसी अकाउंट को बना लेते हैं, इससे ही उनका काम चल जाता है। वो फिर दूसरा अकाउंट नहीं बनाते। अगर ऑर्गेनाइजेशन छोटा है तो वो केवल इस रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को बना लेते हैं, दूसरा अकाउंट नहीं बनाते, यहीं से सीधी बैलेंस शीट बना देते हैं। और जो ऑर्गेनाइजेशन बड़े होते हैं वो इसके साथ साथ एक अकाउंट और भी बनाते हैं। ठीक है, अब वो अकाउंट कौन सा होता है, वो होता है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो अब देख लेते हैं हम कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन सा होता है। ठीक है, एडजस्टमेंट इसका तो मैंने बता दिया, ये कोई एडजस्टमेंट नहीं करता है। इसका पर्पज क्या होता है, बस इसका पर्पज यही होता है कि कितना कैश कहाँ से आया और कितना कैश कहाँ पर गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का कोई भी बैलेंस बीडी नहीं होता है। ये बैलेंस से शुरू नहीं होता है, आपको ये याद रखना। ये सबसे पहले मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से बीपीएससी ने और एचपीएससी ने और यूपी में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि इन निम्न में से कौन से अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस होता है। तो आपको वहां बताना होगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर का ओपनिंग बैलेंस नहीं होता, वो होता है आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का। अब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या लिखा जाता है, देखिए, जितने भी आपके कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर होते हैं, कौन से कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर होते हैं वो लिखे जाते हैं डेबिट साइड में। और जितने भी आपके रेवेन्यू नेचर के होते हैं वो लिखे जाते हैं क्रेडिट में। देखो, सॉरी, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है। देखो, मैं आपको बताऊं कि ये कैपिटल नेचर के जो एक्सपेंसेस है उनको रिकॉर्ड नहीं करता। ये जो रिकॉर्ड करता है, ये रिकॉर्ड करता है रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस। ठीक है, जो भी रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं ये उनको लिखता है। और जो रेवेन्यू नेचर की आपकी इनकम होती है ये उनको लिखता है। अगर कैपिटल नेचर की बात आती है, जैसे आपने बिल्डिंग खरीदी, फर्नीचर खरीदा, वो तो आपका बैलेंस शीट में ही दिखाया जाता है। और यहाँ पर डेप्रिसिएशन भी आता है इसमें। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि ये एक्यूरल बेसिस पर काम करता है, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है आपका, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये किस पर बेसिस होता है, कौन से उस पर काम करता है, एक्यूरल बेसिस पर। ठीक है, एक्यूरल का बेसिस का मतलब ये है कि अगर इस साल का कहीं से जैसे इस जो एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग सैलरी की, प्रीपेड सैलरी की, वो एडजस्टमेंट भी इसमें की जाती है। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर, देखो दी हुई है, सैलरी इस साल की कितनी है,
वो भी दी हुई है आपको, और साथ में ये भी दिया हुआ है कि इसमें ऐड करना है इस साल की जो नहीं दी आउटस्टैंडिंग, और जो आपकी आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग में थी उसको लेस कर देते हैं यहाँ पर। ये भी आपको याद रखना है। इसका मतलब ये एडजस्टमेंट भी यहाँ करता है, लेकिन जो अभी पीछे आपने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट किया वो एडजस्टमेंट नहीं करता, उसको कोई मतलब नहीं। पैसा चाहे इस साल का आ रहा हो या पैसा पैसा पिछले साल का, वो तो रिकॉर्ड करेगा बस एज अ रिसीट और एज अ पेमेंट। लेकिन यहाँ पर ये एडजस्टमेंट भी करता है, सब्सक्रिप्शन भी लिखा जाता है, क्योंकि मेन मेन स्रोत जो होता है इसका, जहाँ से पैसा आता है वो होता है सब्सक्रिप्शन। चंदा जो इसको मिलता है, डोनेशन मिलती है, वहीं से इसके कार्य चलते हैं। ठीक है, तो इसको ये अपनी कौन सी रेवेन्यू रिसीट मानता है और इसको यहाँ पर ये रिकॉर्ड करता है। इसका कोई ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता है। ये बिल्कुल ऐसे समझिए आप जैसे इनकम, जैसे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं प्रॉफिट कमाने वाले, वो अपना पी एंड एल अकाउंट बनाते हैं, उसी तरह से ये अकाउंट होता है। ये भी क्या दिखाता है, ये अगर देखिए, अगर आपका इनकम ज़्यादा है, मैं थोड़ा इसको यहाँ लिख देता हूँ, अगर आपकी इनकम ज़्यादा है, अगर आपकी इनकम ज़्यादा है किससे, एक्सपेंडिचर से, एक्सपेंडिचर से, तो इसको बोलते हैं सरप्लस। ठीक है, सरप्लस मतलब आप कह सकते हैं थोड़ी देर के लिए प्रॉफिट, लेकिन ये प्रॉफिट नहीं लिख सकते क्योंकि ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो अगर इनको प्रॉफिट होता तो उसको क्या कहते हैं, ये सरप्लस। और अगर यहाँ लॉस हो जाता है, मतलब उल्टा हो जाता है, उल्टा क्या हो जाता है कि जो आपका इनकम है वो तो हो जाती है कम और एक्सपेंसेस हो जाते हैं ज़्यादा, तो इसको बोलते हैं डेफिसिट। इसको बोलते हैं डेफिसिट, मतलब कमी। तो ये डेफिसिट किधर दिखाई जाती है, इधर दिखाई जाती है लॉस की तरह। ठीक है, तो ये बात हुई आपकी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की। अब देख लेते हैं इसकी बैलेंस शीट भी तैयार करता है, ये बैलेंस शीट में किस तरह से करता है। देखिए, बैलेंस शीट को जब ये तैयार करता है तो बैलेंस शीट तो आपको पता है, एक साइड लाइबिलिटी होती है, एक साइड एसेट, लेकिन यहाँ पर फंड बेस्ड अकाउंटिंग होती है, नॉट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। अब आप कहेंगे फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होती है। देखिए, फंड आपके जैसे मान लेते हैं कोई स्पोर्ट फंड है, खेल के लिए कोई फंड बनाया, तो आप उस फंड को यहाँ लिखेंगे, और वो भी लायबिलिटी साइड में, क्योंकि वो लायबिलिटी मानकर चलते हैं कि फंड के लिए, जैसे स्पोर्ट के लिए जो पैसा मिला है वो हम पे लायबिलिटी है, हम पे हमें स्पोर्ट कराने हैं। अगर स्पोर्ट फंड की बात करें तो देखिए यहाँ पर लिख दिए स्पोर्ट फंड, तो पहले लिखते हैं उसको ओपनिंग बैलेंस कितना है, फिर उसमें ऐड कर देते हैं जो भी उसके लिए पैसा मिला है, डोनेशन मिली है। इसलिए उस फंड से रिलेटेड जो भी इनकम हुई है, स्पोर्ट के लिए जो भी पैसा मिला है, स्पोर्ट डोनेशन, उसको ऐड कर देते हैं। और अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है स्पोर्ट का, तो वहाँ अगर इंटरेस्ट मिला है वो भी इसकी इनकम होती है, इसी में ऐड कर देते हैं। फिर उसमें से लेस क्या करते हैं, इसमें से लेस कर देते हैं जितने भी आपके स्पोर्ट्स के खर्चे हुए हैं। और खर्चा करने के बाद भाई मान लेते हैं आपके स्पोर्ट में यहाँ पर 10,000 रुपये का क्या था, बैलेंस था, ओपनिंग बैलेंस। और यहाँ पर 5,000 रुपये और आपको डोनेशन मिल गया, तो अब कितना हो गया, 15,000। और यहाँ पर ये तो हो गया आपका 15,000। और यहाँ पर जो आपने प्राइज वगैरह दिए हैं स्पोर्ट्स के, वो दिए हैं आपने 5,000। तो इसका मतलब अब आप बाहर कितना दिखाएंगे, यहाँ आप 10,000 दिखा देंगे कि स्पोर्ट फंड में 10,000 रुपये अब भी है। लेकिन इसका आप उल्टा सुनिए, अगर ऐसा भी हो सकता है कि आपके स्पोर्ट फंड में पैसा तो था 15,000, और जो खर्चे थे आपने प्राइस दे दिए वो ज़्यादा। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने प्राइस, मान लेते हैं आपने 20,000 के प्राइस दे दिए, तो यहाँ पर तो ये माइनस में आंसर आ गया। तो फिर आपको यहाँ नहीं लिखना -5,000, अब आप ये जो लिखेंगे ये 5,000 लिखा जाएगा। कहाँ पर ये लिखा जाएगा, आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, डेबिट साइड में यहाँ पर। ठीक है, जैसे ये रहा स्पोर्ट मटेरियल यूज, आपने स्पोर्ट मटेरियल कितने का यूज किया वो यहाँ पर आप लिख दोगे। ठीक है, तो अगर खर्चा, स्पोर्ट का खर्चा पूरा हो जाता है इसके स्पोर्ट फंड से ही, तो बड़ी अच्छी बात है, जो बचा उसको यहीं दिखा देंगे। लेकिन अगर ये फंड कम पड़ जाता है तो ये खर्चा कहाँ पर जाता है, आपका स्पोर्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा देते हैं। बात समझ में आई, दोबारा सुन लीजिए, दूसरा एग्जांपल ले लेते हूँ। अगर देखिए आपका, मान लेते हैं यहाँ पर आपका फंड मिला है लाइब्रेरी के लिए। अब आपने लाइब्रेरी के लिए फंड मिल गया, आप उसको यहाँ लिखेंगे लाइबिलिटी साइड में, लाइब्रेरी के लिए। अब उससे खर्चा अगर ज़्यादा हो गया, तो आपको जितना भी ज़्यादा हुआ है यहाँ एडजस्ट करके वो दिखाना पड़ेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में, क्योंकि वो क्या है, खर्चा है। ठीक है, तो ये होती है फंड बेस अकाउंटिंग। बाकी के जो फंड हैं वो सब यहीं दिखा देते हैं, और जो आपकी जो भी आपकी लाइबिलिटी है उसको यहाँ दिखाएंगे। जैसे आपने किसी साल की सैलरी नहीं दी, तो वो आपकी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस था, लाइबिलिटी था, वो यहाँ दिखाया जाएगा बिल्कुल एक्यूरल बेसिस की तरह।
और अगर आपकी एसेट है उन सबको यहाँ दिखाते हैं। अगर आपकी बिल्डिंग है उस पर डैप लग रहा है तो आप डैप को भी माइनस करके तब बिल्डिंग को दिखाते हैं कि बिल्डिंग कितनी है। देखिए ये कुछ जानकारी थी जो मुझे इसके बारे में देने थे कि कौन से अकाउंट बनाता है ये। और इसके साथ ही बैलेंस शीट भी बनाई जाती है। तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होता है कि जो भी फंड होता है वो फंड स्पेशल फंड स्पेसिफिक फंड जो होता है वो बैलेंस शीट में ही लिखा जाता है। उससे रिलेटेड जो भी इनकम होती है उसमें ऐड की जाती है। उससे रिलेटेड जितने भी खर्चे होते हैं वो वहीं पे बैलेंस शीट में कम कर दिए जाते हैं। अगर खर्चे पूरे हो जाते हैं बड़ी अच्छी बात है। अगर खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं तो उनको ले जाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो आई होप आपको ये सब जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब देखते हैं अपने क्वेश्चन। अब मुझे विश्वास है कि अब जो भी क्वेश्चन आएंगे आप उनको फटाफट करते चले जाएंगे। अब आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम बात कर रहे थे, एक क्वेश्चन हमारा हो गया था। क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया था तो वो क्वेश्चन क्या था हमारा हमारा ये क्वेश्चन पूछा था कि कौन से अकाउंट बनाता है ये। तो ये बनाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज समरी। ये समरी होता है। जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है किसकी समरी होता है? डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ लेजर, कैश रिसीट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, नन ऑफ द अबव। तो ये होता है आपका कैश एंड कैश रिसीट, कैश रिसीट और पेमेंट। कैश कितना आया कैश कितना गया उसकी समरी होता है आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज अ क्लब आर सो। देखिए आपको क्या है एडवांस में मिल गया। एडवांस में क्या मिल गया है? सब्सक्रिप्शन मिल गया है। ठीक है, एडवांस में मिल गया तो ये क्या हो गया? फर्म की लाइबिलिटी हो गई। फर्म की लाइबिलिटी हो गई है। तो देखते हैं कहाँ दिखाओगे आप इसको। क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाओगे। ये अकाउंट है, ऐसे नहीं अकाउंट है ये यहाँ पर। ठीक है, या ऑन द एसेट साइड दिखाओगे बैलेंस शीट की, लाइबिलिटी साइड दिखाओगे बैलेंस शीट की। तो इसको आप दिखाएंगे बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड, क्योंकि ये क्या है आपकी एडवांस में मिल गया आपका सब्सक्रिप्शन जो इस साल का नहीं था आने वाले साल का था। तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं डोनेशन रिसीव्ड। डोनेशन रिसीव्ड फॉर द स्पेशल पर्पज। एक स्पेशल पर्पज के लिए डोनेशन मिली है। आर लाइबिलिटी, वो लाइबिलिटी आर आर लाइबिलिटी एक लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी साइड के लिए रेवेन्यू के लिए पर्पज और लाइबिलिटी या लाइबिलिटी ऑफ दायित्व रेवेन्यू। मतलब कह रहे हैं डोनेशन रिसीव्ड फॉर अ स्पेशल पर्पज आर आ। तो वो क्या होती है? सॉरी यहाँ आंसर ही लिख दिया, ये गलत है। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक आ रही है, मैं इसको सही कर देता हूँ। क्योंकि यहाँ पर क्या है आपका ये जो लाइबिलिटी आंसर लिख दिया ये यहाँ पर नहीं आएगा, इज आ। ठीक है, अब ये सही हो गया। यहाँ तो पूछ रहे हैं कि जो स्पेशल पर्पज के लिए आपको डोनेशन मिला है वो है क्या है? वो क्या होता है? आपकी लाइबिलिटी होती है स्पेशल पर्पज के लिए। मैंने अभी बताया था कि उसको कहाँ दिखाते हैं हम? उसको दिखाते हैं हम एसेट साइड में, सॉरी लाइबिलिटी साइड में उसको बैलेंस शीट के दिखाते हैं। ये मैंने अभी बात बताई थी कि जितने भी स्पेशल डोनेशन होते हैं, स्पेसिफिक डोनेशन होते हैं, स्पेशल डोनेशन होते हैं, स्पेशल पर्पज के लिए डोनेशन मिलते हैं तो उनको लाइबिलिटी साइड में ही दिखाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है वो आपका नॉमिनल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट होता है। आप इसको तो बिल्कुल सही बताएंगे। क्यों बताएंगे इसको सही? क्योंकि क्योंकि आपको मैंने अभी बताया था कि ये क्या होती है, समरी होती है। ठीक है, ये समरी होती है। किसकी समरी होती है? कैश की। और इसका मैंने नेचर क्या बताया था कि इसका नेचर अगर बात करें तो ये एसेट होती है, क्योंकि कैश क्या है आपकी एसेट। तो ये क्या होगी आपकी एसेट। और एसेट अकाउंट कौन से होते हैं? रियल अकाउंट। रियल में एसेट आपकी आती है टोटल। नॉमिनल में क्या आते हैं? खर्चे एक्सपेंसेस। पर्सनल में क्या आते हैं? किसी पर्सन का नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या कह रहे हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिवेल्स, आय व्यय खाते से पता चलता है। किस चीज का पता चलता है? जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है उससे किस चीज का पता चलता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर से। कैश इन हैंड का वो तो आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बताता है। सरप्लस एंड डेफिसिट, बिल्कुल सही। तो डेफिसिट क्या है, कमी क्या है या फालतू पैसा क्या है उस वो कहाँ से पता चलता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द करंट ईयर। देखिए करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन मिल गया है और वो भी कैसा मिला है? एडवांस मिला है। ठीक है, चालू वर्ष के दौरान अग्रिम प्राप्त हुई है सदस्यता। तो उसको आप इनकम मानेंगे, एसेट मानेंगे, लाइबिलिटी मानेंगे। तो आप उसको क्या मानेंगे? अगर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हो जाता है एडवांस में तो आप उसको क्या मानेंगे? उसको मानेंगे
लाइबिलिटी, ठीक है, उसको एक लाइबिलिटी मानेंगे, बिल्कुल एक्यूरल बेसिस पर डिपेंड है सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ देयर इज अ मैच फंड, एक मैच फंड दिया हुआ है, इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट आर ट्रांसफर टू, तो कह रहे हैं कि मैच मैच एक्सपेंसेस जो होंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, वो कहाँ ट्रांसफर किए जाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, या बोथ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, या दोनों में किए जाएंगे। अगर आपका मैच फंड दिया हुआ है तो ये कहाँ किए जाएंगे, देखिए मैच फंड कहाँ दिखाओगे आप, अभी मैंने आपको बैलेंस शीट दिखाई थी, तो मैच फंड उसमें कहाँ लिखा जाता है, वो लिखा जाता है लाइबिलिटी साइड में। तो इससे रिलेटेड जो भी खर्चे होते हैं माइनस यही होते हैं एक्सपेंसेस, ठीक है, तो वो कहाँ दिखाए जाएंगे, लाइबिलिटी साइड में, तो ऑप्शन क्या होगा सही, सी। लेकिन अगर ये खर्चे कम ज़्यादा हो जाते हैं, फंड कम था, तो फिर जो पैसा है ये कहाँ, यहाँ नहीं दिखाया जाएगा, फिर वो कहाँ दिखाया जाएगा, फालतू पैसा, फालतू खर्चा, फालतू एक्सपेंसेस, वो दिखाया जाएगा आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द डेबिट ऑफ द स्टेशनरी अकाउंट इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द करंट ईयर। आपको करंट ईयर के लिए, करंट ईयर का इन इन्फॉर्मेशन के आधार पर क्या कैलकुलेट करना है, अमाउंट बताना है जो डेबिट होगा स्टेशनरी अकाउंट में, ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जब आप स्टेशनरी लिखेंगे तो वहां पर आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना खर्चा दिखाएंगे, ठीक है, तो इसको देखिए इसमें सबसे पहले अगर अमाउंट देखें कि साल में कितना अमाउंट था, तो सबसे पहले इसमें क्या लिखते हैं हम लिखते हैं पेड अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, साल में कितना पेड किया है आपने, तो कितना पेड किया है, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी 10,800, तो आप यहाँ लिख देंगे 10,800 आपने पेड किया है अमाउंट, सबसे पहले आप इसको लिखेंगे। उसके बाद क्या करना, आपको ऐड करना है जो आपने 1 अप्रैल को, मतलब साल के शुरू में स्टेशनरी आपके पास स्टॉक था, तो आप ऐड करेंगे स्टॉक, ऐड करेंगे आप स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ठीक है, और ये भी कब, 1 अप्रैल 2015 को, तो कितना था इसमें वो आप ऐड कर देंगे, कितना था वो 300 रुपये था, ठीक है। उसके साथ ही आप ऐड करेंगे कि जो आपके क्रेडिट थे, देखिए याद रखना ओपनिंग स्टॉक स्टेशनरी का, स्टेशनरी की जगह कुछ और भी आ सकता है, तो ओपनिंग स्टॉक तो ऐड होगा, लेकिन अगर क्रेडिटर का ओपनिंग स्टॉक देते हैं तो उसको लेस करते हैं, और ओपनिंग स्टॉक जो क्लोजिंग स्टॉक होता है क्रेडिटर का, क्लोजिंग स्टॉक वो ऐड होता है, उल्टा होता है स्टॉक का, स्टॉक अगर स्टेशनरी का है वो भी कौन सा ओपनिंग, उसको ऐड कर दो, लेकिन क्रेडिटर का अगर ओपनिंग स्टॉक है तो वो लेस होगा, और जो क्रेडिटर का क्लोजिंग स्टॉक है उसको आप ऐड करेंगे, तो यहाँ पर आप करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ क्रेडिटर, क्रेडिटर्स का, तो वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आपको स्टॉक ऑफ 31 मार्च स्टेशनरी 500 रुपये, ठीक है, ये कितना ये कितना दिया हुआ आपको क्रेडिटर का, देखें आपको क्रेडिटर का दिया हुआ है, कहाँ देखेंगे, क्रेडिटर स्टॉक 31 ये रहा 1300, तो 1300 रुपये यहाँ पर ऐड होंगे, ये तो हो गए ऐड के आइटम। लेस क्या क्या करते हैं आप उस लेस को देख लें, ठीक है, लेस क्या होगा, देखो आपने स्टेशनरी का जो ओपनिंग स्टॉक था वो ऐड किया था, तो स्टेशनरी का जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको लेस करो, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, तो कितना है वो है आपका, पहले इसको ऐड कर लें, उसके बाद फिर उसको देख लेंगे, तो ये आया आपका 1600, ठीक है, 3,000, ये 3,300 है, 3,000 है ये आपका, ठीक है, तो ये आ गया आपका 4300, 43, सही करके लिख लेते हैं, ये है आपका 4300, और इसको इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 15,100, ठीक है। अब यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक जो था, किसका क्लोजिंग स्टॉक स्टेशनरी का, वो कितना था 500 रुपये, तो इसको लेस करेंगे 500 रुपये को। उसके बाद क्रेडिटर का क्या लेंगे, क्रेडिटर का लेंगे, सही से लिख दूं मैं, क्रेडिटर,
देखिए इससे आपके काफी क्वेश्चन हो जाएंगे, बस आपको इसको याद रखना है। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स ओपनिंग स्टॉक, क्रेडिटर्स का कौन सा स्टॉक? ओपनिंग स्टॉक। क्रेडिटर्स का उल्टा होता है, ओपनिंग लेस होगा और क्लोजिंग ऐड होगा। और स्टॉक जो स्टेशनरी का वो क्या है, ओपनिंग ऐड करो वो सीधा सीधा क्लोजिंग लेस करो। तो ये कितना दिया हुआ, ये दिया हुआ आपका 2000। इसको आप 2500 आ गए यहाँ, 2500 अब आप लेस करेंगे तो क्या बचेगा आपका? ये बचेगा आपका 12,600। ठीक है, दोबारा सुन लो इसको, आपको कैसे करना है। मान लेते हैं चलो यहाँ पर स्टेशनरी नहीं दी, अब मैं कह रहा हूँ बुक्स दी हुई है आपको, बुक्स का स्टॉक दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, पहले तो बुक्स आपने कितने की खरीदी साल में उसको लिख दो यहाँ, उसमें फिर आप ऐड करो, जो भी बुक का स्टॉक है उसको ऐड करो। और इसमें ऐड करो जो क्रेडिटर का क्लोजिंग स्टॉक है, ओपनिंग वाला नहीं, क्लोजिंग स्टॉक जो है उसको ऐड करो। तो मैंने क्रेडिटर का उल्टा बोला ना। और लेस क्या करोगे, अब ये आ जाइए, जो स्टॉक था आपका बुक्स का, वो भी कौन सा, क्लोजिंग वाला। ओपनिंग वाला ऐड किया, क्लोजिंग वाला लेस करो। और लेस क्या करोगे, क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ, बुक्स का जो ओपनिंग स्टॉक था ऐड होगा, क्लोजिंग स्टॉक लेस होगा। अब क्रेडिटर का मैं उल्टा बोलूंगा, इसको ध्यान से सुनो। क्रेडिटर का जो आपका ओपनिंग बैलेंस है वो तो होगा लेस, और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो होगा ऐड। इसका उल्टा है, क्लोजिंग को ऐड करो, ओपनिंग को लेस करो, क्रेडिट करो। तो यहाँ से आप काफी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो सही आंसर क्या है आपका, 12,600। 12,600। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स कह दो या फीचर कह दो, किसका, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? ये एक सेपरेट एंटिटी होती है भाई, बिल्कुल होती है। इसकी फंडिंग होती है, अनुदान इसको मिलता है, हाँ भाई इसको अनुदान मिलता है, मतलब फंडिंग मतलब इसको फंड मिलता है। फंड का मतलब इसको डोनेशन भी मिलता है। सर्विस के लिए बनाया जाता है, बिल्कुल ये सर्विस मोटिव होता है इसका। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। सभी इसकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये था आपका आज का बेसिक इसका। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बनाए जाते। साथ ही ये कौन कौन से अकाउंट बनाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और बैलेंस शीट ये बनाता है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, वो बैलेंस शीट, वो आपकी समरी होती है कैश की, वो नहीं देखता इस साल का कैश है या पिछले साल का कैश है, वो तो बस ये देखता है कि कैश आ रहा है तो लिख दो, जा रहा है तो लिख दो। उसका बैलेंस भी होता है, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस भी होता है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपने देखा कि ये बिल्कुल ऐसा होता है जैसे आप पी एंड एल अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट किस नेचर का था, वो होती है एसेट, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वो होता है आपका आपका नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि वो भी नॉमिनली होता है क्या, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये भी नॉमिनली होता है। और सरप्लस और डेफिसिट कहाँ पर दिखाए जाते हैं, आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो इतनी जानकारी काफ़ी थी आज के लिए। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। क्लासेस हमारी डेली हो रही हैं, और अब आपकी ईपीएस और बीएसटी की भी क्लासेस चल रही है। देखिए बीएसटी के कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो आपके यहाँ पर पूछे जाते हैं, आपके एचपीएससी में पूछे जाते हैं, इसलिए आप बीपीएससी की जो ईपीएस की क्लास और बीपीएस की बिजनेस की क्लासेज हैं उनको भी आप जरूर देखें। अभी फिलहाल तो उसके पेपर ही कराए हैं हमने, काफ़ी माइंड सेट करने के लिए। अब उसके जितने भी क्वेश्चन होंगे आगे हम टॉपिक वाइज उसके क्वेश्चन भी लेंगे, इंपॉर्टेंट आपको नोट भी प्रोवाइड कराएंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।